Hi dear students, welcome back to my YouTube channel आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग एक वीडियो ला रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स पे, और ये वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट रूप से चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में आप लोगों को इसके बेसिस पे आप लोगों को बताया जाएगा। आज हम लोग अपने लेक्चर में कि जब बात सॉल्यूशंस की आती है तो सॉल्यूशंस एक्चुअल में होते क्या है, तो दो चीजों का याद आता है कि एक सॉल्यूट विलेय और एक विलायक मतलब सॉल्वेंट, दोनों मिल करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम बात ये करते हैं कि विलियन जो होता है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज लिक्विड टू लिक्विड ही होता है, इसके बारे में बच्चों को पहले पता होता है कि लिक्विड से लिक्विड जब मिलेंगे तभी विलियन बनेगा। तो आज की थ्योरी में कुछ हम जब आगे बढ़ते हैं और कुछ ज्ञान आगे लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस मतलब गैस लिक्विड सॉलिड सभी मिलकर के क्या करते हैं, विलियन का फॉर्मेशन करते हैं। गैस का गैस में होता है, लिक्विड का गैस में होता है, सॉलिड का गैस में होता है। इसी तरीके से सब मिलकर के एक दूसरे में क्या करते हैं, विलियन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि सॉल्यूशन में हमेशा जो विलेय की क्वांटिटी होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो लेसर होती है, बहुत कम होती है, मात्रा कम होती है। और विलायक जिसपे सब्सटेंस को घोला जा रहा होता है वो विलायक होता है, वो सॉल्वेंट होता है, वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। इस तरीके से आप लोगों को विलियन के बारे में समझना है। फिर विलियन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद आप लोग लिक्विड इन सॉलिड में कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, वो क्या क्या होगा आप लोग। उसके बाद मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोल प्रभाज क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, सिर्फ एक्चुअल सांद्रता क्या होती है, इनके बारे में। डेसी नॉर्मल क्या होते हैं, सेंटी नॉर्मल क्या होते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके बारे में, और इनके इट्स न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में सब में फोकस करेंगे। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये टेबल कैसे कैसे बनती है और इसको किस तरीके से हमको समझना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये टैबलेट क्या है, इस तरीके से इसको करना है हमें। अब हम लोग इस बात की करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया ना कि लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन से नहीं बनता है। सॉल्यूशंस भी क्या होता है, गैसियस होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। इंटरमीडिएट क्लासेस में इन्हीं चीजों को आपको डिटेल में बताया जा रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक, और सॉल्वेंट तुम्हारा गैस। मतलब देखिए, जब कोई सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो जिसके लिए बनाएंगे तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। इसी तरीके से गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, जब हम गैस का गैस में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बेस्ट एग्जांपल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एटमॉस्फेयर भी क्या होता है कि फॉर्म में गैसेस रहता है। तो CO2 जो हम लोग क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, तो CO2 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लिक्विड गैस का सॉल्यूशन। लिक्विड गैस का सॉल्यूशन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो लैब में आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसकी बॉटल को खोलते हैं तो वो उड़ने लगती है, तो गैस के फॉर्म में रहता है। तो क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प होती है वो एक सॉल्यूशन होती है, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड का गैस में विलयन क्या होता है। अब सॉलिड का गैस में विलयन के दो बेहतरीन अच्छे एग्जांपल बताएं, एक तो धुआं हो गया, एक नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह हो गई।
धुआं देखिए, स्मोक में जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और स्मोक जो रहता है वो गैसेस फॉर्म में, मतलब कि जो एयर के फॉर्म में रहेगा वो गैसेस। तो गैस, स्मोक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन। दूसरा भी नेथलीन की बॉल्स वगैरह भी होती है, जो टॉयलेट्स वगैरह होती है, जहां पे जितनी गंदगी होती है, तो व्हाइट कलर की जो बॉल्स वगैरह होती है उन्हें नेथलीन बॉल्स बोला जाता है। और ये बॉल्स जो होती हैं वो टॉयलेट्स वगैरह में रहते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में होती है, और वो जब वेपराइज होती हैं तो उनका सॉल्यूशन जो होगा वो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन बोला जाता है। दूसरा देखिए, अब बात आती है लिक्विड में आ जाए, तो आप जब हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट के फॉर्म में ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। बाकी तो गैस का लिक्विड में, तो गैस का लिक्विड में क्या हो जाएगा, सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में हो गया लिक्विड के फॉर्म में, और सोडा जब उसमें मिलाए तो जो सॉल्यूशन बन गया है वो गैस लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि अल्कोहल्स, देखिए आराम से अल्कोहल आई, वो लिक्विड, पानी में मिलाया वो भी लिक्विड, तो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल। और सबसे अच्छी बात है, आपको यही एग्जांपल आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोनों का लिक्विड में लिक्विड में सॉल्यूशन है, दैट इज अल्कोहल। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत आजकल यूज करते हो। सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड शुगर सॉल्यूशन, शुगर के पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वाटर होता है, उनमें दोनों को मिक्स करते हैं और वो क्या होता है, तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। साल्ट सॉल्यूशन सेम इसी तरीके से आएगा, आप लोगों को आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब गैस सॉलिड से सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो प्लैटिनम के सरफेस पे, पैलेडिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एडसॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। तो प्लैटिनम सॉलिड के फॉर्म में रहता है, पैलेडियम सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहती है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाता है, इसमें लोग गैस। लिक्विड सॉलिड की बात करेंगे तो जो मरकरी होता है एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और सोडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। दोनों मिला करके लिक्विड सॉलिड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे मरकरी और सोडियम जुड़कर मिलेगा, कंबाइन होगा, तो वो एक अमलगम का फॉर्मेशन करता है, और वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो सोडियम अमलगम कहा जाता है। फिर बेंजीन सॉलिड में आयोडीन का होगा, तो भी तुम्हारा वो बेस्ट एग्जांपल होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या है सॉलिड टू सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड टू सॉलिड की बात सिंपल सा, जो भी हम लोग ऑर्नामेंट्स आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो जो बिल्कुल गोल्ड होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन बहुत ही तरल होता है, बहुत ही हल्का होता है। मतलब कि बहुत, जैसे प्योर गोल्ड की आप चीजें पहन लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, इधर रात में आप सो जाएं तो वो चीजें टूट सकती हैं, तो उनमें आपको वो भी सॉलिड में होता है, तो इसमें कॉपर मिला दिया जाता है। तो मिला करके गोल्ड दोनों ही क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, और दोनों क्या कर लेंगे, इस तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशन तुम्हारे दो तरीके से, एक हो जाएगा होमोजेनस सॉल्यूशन और एक हो जाएगा हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो होमोजेनस सॉल्यूशन जो होता है वो माने होता है सिमिलर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हम जैसे शिकंजी वगैरह पीते हैं तो हर चीज की क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक है, लेकर के मिक्स करके शिकंजी बनाया, तो जो उसका कलर, मतलब कि यहाँ पे होमोजेनस सॉल्यूशन से मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू आउट सेम हो, मतलब कि किसी सॉल्यूशन में सभी चीजों का कंसंट्रेशन, सांद्रता जो हो वो सेम हो, तो उसे लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो शिकंजी वगैरह है तो उसमें जो कलर होगा तो पूरे सॉल्यूशन में एक ही रहेगा, ठीक है, जो स्वाद मिलेगा वो भी आप लोगों को पूरा एक ही मिलेगा, और इसी तरीके से ये होमोजेनियस सॉल्यूशन भी होता है। आप ऐसे, हम आजकल बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग टाइम हम गर्म पानी पीते हैं, नींबू मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा जीरा मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं, तो एक सॉल्यूशन बन के आता है। तो उसका जो टेस्ट होता है पूरे सॉल्यूशन में, जहाँ जिस साइड से सिप करें, किसी भी तरीके से पिए, तो उसका स्वाद जो होगा वो सेम होगा, तो वो भी क्या है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। उसके बाद हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल आप पानी ले लीजिए। पानी में आप बहुत सारी चीजें मिला दीजिए, जैसे गोल्ड मिला दीजिए, आप शक्कर मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो सब अलग अलग क्वांटिटी में जाकर के क्या, कुछ आकर नीचे बैठ जाएंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ तेल की क्वांटिटी में तेल ऊपर रहेगा, तो सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जिनका सबका कंसंट्रेशन क्या होगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशंस में अलग अलग होगा, वो हमारे जो होंगे वो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस कहलाएंगे।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स पे कि कंसंट्रेशन की बात आएगी, सांद्रता की बात आएगी। तो सांद्रता में आप लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कहीं पर आपको दिया गया है कि कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलता क्या हो 1n हो, उसे हम लोग क्या है, उसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर आएगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा तो 1/10 होगा, तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा तो n/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, तो वो तुम्हारा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अब अगला जो पार्ट है वो सांद्रता के बेसिस पे होंगे। आप लोगों की बात करते हैं कि सबसे पहले मोलरता की बात करते हैं, और अब न्यूमेरिकल्स पार्ट की स्टार्टिंग होगी कि मोलरता एक्चुअल में होती क्या है। फिर मोलरता, फिर पढ़ेंगे नॉर्मलता। तो मोलरता की डिफिनेशन देख लेते हैं कि मोलरता क्या होती है। किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता कहलाती है। ऐसे अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय m। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में इसका होता है। ठीक है, अब बात आती है कि विलेय के मोलों की संख्या को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा। विलेय के मोलों की संख्या की बात की जाए तो विलेय मोल होता है पदार्थ की मात्रा, मतलब विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि कोई वैल्यू हमको ml में दे दी गई है तो यदि हम इसी फार्मूले को ml में चेंज करना चाहे तो मल्टीप्लाई इनटू 1000 कर देंगे। जब 1000 कर देंगे तो वो वैल्यू जो ml में होगी सीधे सीधे एग्जैक्ट वैल्यू आप रखेंगे। मोलरता पे बेसिस हम लोग अब क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे उनकी बात हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग मोलरिटी पे बेसिस पे जो डिफिनेशंस पढ़ते हैं, अब उस पे एक न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशंस की मोलरिटी को फाइंड करना है कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल तरीके से पहले स्टार्टिंग से आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 4.9 ग्राम, W यहां पे क्या है 4.9 ग्राम, H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। आप चाहोगे तो इसे ml में चेंज करना चाहोगे तो ml में भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले H2SO4 का मास, तो आप सबसे पहले क्या करिए, मोलर मास ऑफ H2SO4, मतलब कि H2SO4 का हिंदी के मीडियम स्टूडेंट के लिए अणुभार बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 into 2 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 64 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेट होकर के कितना हो जाएगा 98। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो W की क्वांटिटी कितनी है 4.9 अपॉन 98 हो जाएगा। वॉल्यूम आपका 1000 लिखना चाहे तो 1000 इंटू 1000 कर ले, और ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समझिए कि सिंपल तरीके से क्या होगा, पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा 20, पॉइंट हटेगा 0 तो 49 में 2 हो जाए 1/20, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 5, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी, पहले क्वेश्चन में 0.05 m उसकी मोलरिटी का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट एक बात थोड़ा सा इसी में ही बता देते हैं कि सपोज दैट किसी क्वेश्चंस में हमें मोलरिटी गिवन है और हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसको आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं।
नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच एक रिलेशन आपको समझना होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू अपना जो कंपोनेंट है वो H2SO4 एसिड है, तो उसकी बेसिसिटी लिखी जाएगी। बेसिसिटी हो जाएगी तो मोलरिटी अपनी 0.05 इन दैट 1/20 आई है, और बेसिसिटी कितनी निकली है? दिस इज डाई बेसिक एसिड। डिस्पर्सिबल हाइड्रोजन्स की संख्या 2 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 2 होगी। इस तरीके से हम लोग को ये 1/10 और जो नॉर्मेलिटी आएगी वो 1.1 है। तो किसी क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो आप ये रिलेशन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, यदि बेस है तो एसिडिटी का कैलकुलेशन इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल से बताया, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस है, मैं और भी आप लोगों को फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब बात नॉर्मेलिटी की हम लोग स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी पे क्या फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मलता क्या होती है कि नॉर्मलता किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलेय में क्या होती है, घुली होती है, एक निश्चित तापमान रिजॉल्व होती है, घुली होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि नॉर्मलता का फार्मूला, नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होगा। थोड़ा सा देखिए, न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं तो बहुत फोकस करके स्टूडेंट्स को चल रहा है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आयतन का है लीटर में। देखिए, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, तो इसको हम लोग W/E भी कह सकते हैं। विलेय की मात्रा मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी और उसका तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट। देखिए, आप बिल्कुल मत परेशान हो कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। चलिए, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा तो तुम्हारा V। यदि हम सपोज इसकी वैल्यू को लीटर में ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो हम इस फार्मूले को जब हम ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक एक्चुअल फार्मूला आप लोगों के लिए इस तरीके से बनकर के आ जाएगा कि WEV इंटू 1000, ये फार्मूला बनकर के आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में जब इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो किसी क्वेश्चंस में शॉर्ट की क्वांटिटी के बेसिस पे बनाना चाहेंगे तो ये NeV बाई 1000 के फॉर्म में बनकर के आ जाएगा। लेकिन यहां पे जो V होगा वो ml में होगा। नॉर्मेलिटी के कुछ और भी फार्मूले होते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी होती है, उसके बारे में भी आप क्या समझेंगे, समझ लीजिए। नॉर्मेलिटी इक्वेशंस की बात करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशंस की बात करेंगे, नॉर्मलता समीकरण की बात करेंगे, तो जब दो सॉल्यूशंस होंगे तो उनके लिए आपका N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये वो आपस में मिक्स कर दिए जाए और मिश्रित सॉल्यूशंस की आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो आपका फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा N1V1 प्लस N2V2 गिवन N मिक्स अपॉन V मिक्स। जो V मिक्स होगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा और इस तरीके से आप मिश्रित विलयन की नॉर्मलता का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मलता की बात आती है तो एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को थोड़ा सा फंस जाती है, वो है तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट
अभी तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी एसिड का तुल्यांकी भार निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, तो अम्लों का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार आपको निकालने से पहले एसिड्स की बेसिसिटी पता होना चाहिए। एसिड्स मोनोबेसिक एसिड होगा तो आपकी उसकी जो क्षारकता होगी वो 1 रखी जाएगी। मोनोबेसिक एसिड्स में HCl, HNO3, एसिटिक एसिड ये सब तुम्हारे आ जाएंगे। HCl, HCl, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, ये सभी मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स हैं जिनकी आपको बेसिसिटी जो है वो 1 रखनी है। इनकी आपको क्या नाम बोलते हैं, क्षारकता 1 आपको रखनी है। जब बात डाइबेसिक एसिड की आएगी, डाइबेसिक एसिड की बात आएगी तो इसमें तुम्हारे जो डाइबेसिक क्षारकता जो होगी वो 2 होगी। डाइबेसिक एसिड्स के बिहाफ पे तो डाइबेसिक एसिड में तुम्हारे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड और H3PO4 आते हैं मेनली। और ऑक्सैलिक एसिड का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। H2C2O4.2H2O, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड भी डाइबेसिक एसिड होता है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरे पार्ट को लेकर के इनका तुल्यांकी भार आप लोगों को निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो ये हो गया डाइबेसिक एसिड। अब बात आती है ट्राइबेसिक एसिड में। आप बेस्ट एग्जांपल ट्राइबेसिक, जब आप एसिड की बात करेंगे तो तुम्हारा H3PO4 आ जाएगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड आएगी और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो होगी वो ट्राइबेसिक एसिड का बेस्ट एग्जांपल है। अब हम लोग करेंगे कि कैसे इनका कैलकुलेशन करना है, इसके बारे में फोकस करते हैं। सपोज दैट इक्विवेलेंट वेट, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन एसिड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, अम्लों का तुल्यांकी भार। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड्स अपॉन बेसिसिटी होगी, मतलब क्षारकता को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक एक सबके बेस्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं। जब आप CH3COOH की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट और भार निकालेंगे वो 60 होता है बाय द कैलकुलेशन। भाई आप लोगों को आता होगा, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं। और मैंने बताया कि एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड होता है क्योंकि डिस्पर्सिबल हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन की संख्या 1 होती है, इसके भी यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 60। इसकी कोई भी यूनिट नहीं। इसी तरह से HCl का निकालेंगे, सबका परमाणु भार आप लोगों को आना चाहिए। डाइबेसिक एसिड में 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ऑक्सैलिक एसिड की बात कर लें, और ये याद भी रखिए H2C2O4.2H2। इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो ये आपका 90 निकलेगा और ये आपका 36, 126 इसका अणुभार आता है। डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल है तो ई ऑक्सैलिक एसिड बराबर 126 और डाइबेसिक है तो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 63। वाटर क्रिस्टलाइजेशन पार्ट को लिखना पड़ता है तुल्यांकी भार निकालने के लिए। इसी तरह H2SO4 का निकालेंगे तो 98/2 हो जाएगा, 49 आएगा।
और इसी तरीके से ट्राइबेसिक एसिड का भी आप H3PO4 निकालेंगे और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। अब बात आती है कि बेसिस की। जब बेसिस की बात आएगी तो वो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस के फॉर्म में रहेगा। इसी तरीके से इसका भी ई बेस मतलब बेस का तुल्यांक की बात, क्षार का तुल्यांक की बात, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांक अणुभार बटे एसिडिटी होता है, ठीक। अम्लीयता, अम्लीयता 1, 2 या 3 हो सकती है। NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तब मोनोबेसिक एसिड होते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब तुम्हारे जो होंगे डाइबेसिक एसिड होंगे, और AlOH का होल ट्राइस, FeOH का होल ट्राइस, ये सब तुम्हारे ट्राइबेसिक एसिड। फिर उसी तरीके से इनका सबका मॉलिक्यूलर वेट NaOH के निकाल करके दिखा देते हैं। तो क्या होगा, NaOH का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होगा। इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1 से, इसका 40 आएगा। इसी तरीके से सबके मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को निकालने हैं। आगे की मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में डालूंगा और आप लोगों को और न्यूमेरिकल्स भी देखूंगा और बताऊंगा अच्छी तरीके से कि मैं सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बता ले जाऊं और क्वेश्चंस को मैं बता करके आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूं भी, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करें। ओके गाइस, चलिए, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस। एंड जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो पहले चैनल स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है और मैं आशुतोष शुक्ला हर दिन आपको नए नए वीडियो ला करके केमिस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से दूर करूंगा। ओके, गुड बाय।